बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ट्रम्प साहब के द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ्स की। उसके बारे में एक एक बात छोटी छोटी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक सिंपल लैंग्वेज में पता लग सके कि ये पूरा माजरा क्या है और क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है बाजार पे। डिस्कस करेंगे, इसको शुरू करेंगे हम कि टैरिफ क्या है। सबसे पहले तो लोग टैरिफ की बात कर रहे हैं। क्या है टैरिफ, कितना लगा है, क्यों लगा है, किस पे लगा है, यूएस सिटीजन्स पे क्या इसका कोई इम्पैक्ट है, और इसका क्या इन्फ्लेशन और फ्यूचर रेट कट्स पे कोई इम्पैक्ट आएगा, प्रीशियस मेटल्स और मार्केट पे कोई इम्पैक्ट आएगा, क्या ये टेम्परेरी है या परमानेंट है, और काउंटर इनिशिएटिव क्या लेने वाली है या लिए जा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टैरिफ क्या है? तो टैरिफ बेसिकली एक तरीके की समझ लीजिए कि कोई टैक्स लगाया है ट्रम्प सरकार ने। किसके ऊपर लगाया है? इंडिया के द्वारा किए जा रहे एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो जो भी चीज़ इंडिया से वहाँ पे एक्सपोर्ट होती है, मान लीजिए वो 100 रुपये में अगर जाती है, तो उसके ऊपर एक लेवी, एक फॉर्म ऑफ पेनल्टी बोल लीजिए या एक तरीके का टैक्स बोल दीजिए। तो यहाँ का जो एक्सपोर्टर है, अगर वो 100 रुपये में माल बेचता है, तो वो जो टैक्स का कंपोनेंट है वो इसके अंदर जुड़ जाता है, और वो जुड़ करके वो जाता है कहाँ? सरकार को। कौन सी सरकार को? यूएस गवर्नमेंट को। अब ये लगा कितना है? ये लगा है 50%। पहले 25% का लगा था, फिर 25% का और एडिशनल लग गया, और ये कब से इंप्लीमेंट हो गया? 27 अगस्त, यानी आज से ये इंप्लीमेंट हो गया। लगा क्यों? पहले अब उसको समझ लेते हैं। लगा इसीलिए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के साथ उनकी जो डील हो रही थी यूएस गवर्नमेंट की, वो फेल हो गई। वो फेल हुई, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोई कंसेशन देना नहीं चाहती थी, जैसे प्राइमरीली एग्रीकल्चरल सेक्टर, फार्म सेक्टर और आपका डेयरी सेक्टर। तो ये सेक्टर जो है जहाँ पे थोड़ा रूरल, गांव देहात के लोगों का ज़्यादा व्यवसाय होता है, तो वहाँ पे ट्रम्प साहब एंट्री चाह रहे थे, अपनी प्राइवेट कंपनीज़ की, अपने प्राइवेट सेक्टर की एंट्री चाहते थे, और हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे कंसेशन नहीं देना चाहती थी, ताकि हमारे जो गांव के लोग हैं उनको जो है उनका जो व्यवसाय है उसके ऊपर इम्पैक्ट ना आए। तो मेजर ट्रिगर पॉइंट एक वहाँ से स्टार्ट हुआ, और बाकी और भी कुछ पॉइंट्स थे जिनको लेकर के अल्टीमेटली डील नहीं हो पाई फाइनलाइज। तो जिस वजह से ट्रम्प साहब ने डिसाइड किया कि भाई 25% का हम तुम पे लगाएंगे। फिर उनको लगा कि नहीं, ये तो रशिया से तेल ले रहे हैं, और इस वजह से इनके ऊपर और एडिशनल 25% की पेनल जो है लेवी यानी टैरिफ लगना चाहिए। तो टोटल वो 50% बन गया। यानी इसका क्या मीनिंग हुआ कि 100 रुपये का अगर यहाँ से कोई एक्सपोर्ट होगा, तो उस 100 रुपये के बदले में वो वहाँ पे जो लैंडिंग कॉस्ट उसकी पड़ेगी, वो पड़ेगी 150 रुपये, 150 रुपीज़। 100 रुपीज़ वाला जो एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से, वो वहाँ पे 150 रुपये का पड़ेगा। वो पे कौन करेगा? पे तो अल्टीमेटली यूएस सिटीजन ने पे करना है। यानी होगा क्या? यूएस सिटीजन जिस चीज़ के लिए पहले 100 रुपये पे किया करते थे, या 100 रुपये प्लस कुछ भी अगर कोई लेवी लगती थी छोटी मोटी, तो वो लगती होगी। अगर अदरवाइज ज़्यादातर जहाँ पे एग्जाम्प्ट कैटेगरी थी, तो वहाँ पे तो 100 ही रुपये देते थे, अब उसके देने पड़ेंगे 150 रुपये। अल्टीमेट पेन जो आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है? वो आ रहा है यूएस के सिटीजन्स के ऊपर। तो यानी वो 150 रुपये देंगे। अब उसमें क्या होगा? इंडियन एक्सपोर्टर को तो 100 ही रुपये मिलने वाले हैं, लेकिन जो यूएस के सिटीजन हैं उनको 150 देने पड़ रहे हैं। तो वो 50 रुपये जो है यूएस सिटीजन्स की जेब से निकल करके जाएंगे यूएस गवर्नमेंट को। तो एक तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रम्प साहब ने अपने ही सिटीजन्स के ऊपर जो है चोट पहुंचानी शुरू कर दी है। अब इसका इम्पैक्ट जो आएगा वो क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि सीधी सी बात है, अगर 100 रुपये की चीज़ के 150 रुपये अगर कोई देगा, तो वो चीज़ वहाँ पे सीधी सीधी महंगी हो गई। तो होगा क्या? जो बड़ी मुश्किल से यूएस गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हुआ था, जिसकी वजह से संभावना बनी थी कि भैया अब रेट कट होने शुरू होंगे, और जिसके बारे में अभी रिसेंटली भी वहाँ के फेड चेयरमैन ने भी, पावेल साहब ने भी बोला कि भाई हम नियर फ्यूचर में अब रेट कट करने वाले हैं। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वापस उनको पॉज करना पड़ेगा रेट कट, क्योंकि खाली इंडिया के ऊपर उन्होंने इस तरीके से इन्फ्लेशन नहीं लगाया, बाकी भी बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर इन्होंने माफ़ कीजिएगा टैरिफ नहीं लगाई, बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी टैरिफ लगाया। तो ये जब सब जगह पे इतना एग्जॉर्बिटेंट, इतना ज़्यादा टैरिफ लगेगा, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन को बूस्ट करेगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि चीज़ जब महंगी होती है तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर बढ़ती है। तो जब महंगाई की दर बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट नहीं हो सकता, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक होता है वो फिर लिक्विडिटी मार्केट से सक करना चाहता है, ना कि और डालना चाहेगा। क्योंकि अगर वो रेट कट फर्दर करेगा तो और लिक्विडिटी आएगी मार्केट में, जिससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें अपोजिट चलती हैं। इन्फ्लेशन अगर ऊपर है तो रेट कट्स नहीं होते, बल्कि रेट को बढ़ाना पड़ता है। तो और कुछ हो ना हो, एटलीस्ट रेट्स
पॉज होने की संभावना जरूर रहेगी। तो इसलिए ये क्या टेम्परेरी रहेंगे या परमानेंट रहेंगे? मेरे हिसाब से ये जो कट्स हैं, जो अभी टैरिफ लगा है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। मतलब इसमें हो सकता है कुछ डील जब हो तो अभी जो 25% की डील है वो 25% की डील घट करके 15% रह जाए इंडिया के लिए, या 18% हो जाए, जैसे पाकिस्तान के साथ 19% की उनकी डील हुई है। तो हो सकता है इंडिया को थोड़ी सी और फेवरेबल डील मिल जाए जब डील हो। अभी तो फिलहाल वो डील नहीं हो पाई है। और जो पेनल्टी है, बट ऑब्वियस है, वो भी वेव हो जाएगी। उसका वेव होना किस चीज़ पे तय करेगा? जल्दी से जल्दी अगर यूक्रेन और रशिया की वॉर ख़त्म होती है तो सारे जो सैंक्शंस टाइप और ये पेनल्टी लगी है 25% की, वो तो इमीडिएटली चली जाएगी। बात रह जाएगी फिर उस 25% की जो अभी लगा है। वो जैसे ही डील फाइनलाइज होगी तो वो 15% पे कंक्लूड होती है, या 17 पे होती है, या 19 पे ही होती है लाइक पाकिस्तान, या 20 पे होती है, वो तब पता लगेगा। और इसका इम्पैक्ट आएगा किस तरीके से प्रीशियस मेटल्स पे और मार्केट्स पे? देखिए, जब जैसे मैंने अभी बताया कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस है प्रीशियस मेटल्स के भी फिर प्राइसेस बढ़ेंगे, यानी गोल्ड और सिल्वर फिर वहाँ पे बेनिफिट कर सकते हैं एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के होराइजन में। थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे ही सस्टेन करते हुए दिख सकते हैं प्रीशियस मेटल्स। मार्केट्स रह सकती हैं वोलेटाइल, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि हमारी डील क्या हो रही है, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे रहेगा, तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो वो जो है मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। जैसे कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी कि भैया इनकी टॉक्स हुई, यूएस का डेलीगेशन आया था या हमारा डेलीगेशन गया था, टॉक्स फेल हो गई, तो फिर वहाँ पे वो बाजार उसको नेगेटिवली लेता हुआ दिखेगा। तो ये परमानेंट तो नहीं है, जैसे मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया, ये है तो टेम्परेरी, बट 3 से 6 महीने में बेटर पिक्चर क्लियर होती हुई दिखाई देगी। और हमारी गवर्नमेंट ने काउंटर इनिशिएटिव ऑलरेडी लेने शुरू कर दिए हैं कि जीएसटी के लिए एक बड़ा स्टार्ट कर दिया है कि जीएसटी के अंदर बेनिफिट्स और कंसेशन देने शुरू कर दिए, क्योंकि वहाँ पे जो मेजर सेक्टर्स हैं जो इसके लेकर के इम्पैक्ट हुए हैं वो आपके हैं टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड्स। तो इस तरह के जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। जो एग्जेम्प्ट सेक्टर है पर्टिकुलरली हेल्थ केयर और फार्मा, वहाँ पे कोई इम्पैक्ट आता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि वो उनके लिए, और सेमीकंडक्टर्स, तो ये क्योंकि उनके लिए एसेंशियल है तो इनके ऊपर उन्होंने ये पेनल्टी नहीं लगाई, ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है। तो जिन सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट है वो इन अगले 3 से 6 महीने में थोड़े से ज़्यादा इम्पैक्टेड रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी क्लैरिटी आनी शुरू होगी कि हमारी डील उनके साथ फाइनलाइज हो, और प्लस साथ में जैसे यूक्रेन से सेटलमेंट रशिया का होता है, तो ये दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो 2 फैक्टर्स ओवरहैंग की तरह काम करेंगे, और जब वो दोनों फैक्टर्स जो हैं करेक्ट होते हुए दिखेंगे तो मार्केट हमारी जो है वो बहुत पॉजिटिवली उस समय फिर रिएक्ट करती हुई दिखेंगी। क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जो फाइट चल रही है, वॉर चल रही है, अगर वो खत्म होती है तो वर्ल्ड मार्केट वैसे ही एक बार को ऊपर चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि क्रूड प्राइसेस जो है उससे नीचे आना स्टार्ट होंगे। तो वो अगेन फिर वो काउंटर इफेक्ट करेगा इन्फ्लेशन पे, क्योंकि अगर क्रूड सस्ता होता है तो सारी चीज़ें सस्ती होती है अल्टीमेटली, और क्रूड वहाँ पे जो है फिर गिरता हुआ दिखेगा। और जब भी क्रूड गिरता है तो मार्केट के लिए सर्टेनली बहुत पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है वहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल जो हमारे यहाँ की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, इन पर्टिकुलर जो मैंने सेक्टर्स बताए, वो रहने वाली हैं इससे इम्पैक्टेड। और उनमें भी सिर्फ वो कंपनीज जिनका एक्सपोजर यूएस में ज़्यादा है, जिनका अच्छे से स्प्रेड है अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सपोर्ट, तो उनको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो सेंट्रिक ही हैं कि हम तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं और इन्हीं सेक्टर्स में करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, टेक्सटाइल, सी फूड वगैरह, और जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह, और अपैरल, और तो उन सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट रहेगा। और उसमें भी अगर वो यूएस को पर्टिकुलरली ज़्यादा उनका एक्सपोर्ट का एक्सपोजर है तो उन कंपनीज में थोड़ा सा पेन पॉइंट रह सकता है। लेकिन जैसे ही ये डील्स कंक्लूड होती हैं और वॉर कंक्लूड होती है, क्योंकि देखिए ज़िंदगी भर तक तो वॉर नहीं चलेगी, एटलीस्ट दैट इज़ फॉर श्योर, और उस पीरियड तक के लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट हमारी गवर्नमेंट जीएसटी में रिफॉर्म्स ला करके कर रही है ऑलरेडी। तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन इट विल बी शॉर्ट लिव्ड। यानी अब ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सलाह हो सकती है? तो सबसे बढ़िया सलाह निवेशकों के लिए ये है कि वॉलेटाइल टाइम्स में हमेशा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, ताकि जैसे ही
खराब रोड से आप आगे निकलो और आपको हाईवे दिखाई देगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली मार्केट आपको पकड़ती हुई वहाँ पे दिखाई देगी। तो ये वोलेटाइल टाइम्स हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी दोस्तों देना चाहूँगा कि अभी हमने मई के आसपास 22,700 का निफ्टी ने लो बनाया था एक, उसके बाद हम ऑलमोस्ट एक फुल स्केल वॉर में चले गए पाकिस्तान के साथ। तो उस समय जो लो बना वो पिछले वाले स्विंग लो से काफ़ी ऊपर था। वो कितना लो बना? वो बना 23,950 के आसपास, यानी लगभग 1200-1300 पॉइंट का गैप। तो अगर आप एक फुल स्केल वॉर में जा रहे हो ऑलमोस्ट, जिसमें एक दूसरे पे मिसाइलें मार रहे हो और दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज, और तब भी बाजार पिछले लो को नहीं ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब बाजार के अंदर कहीं ना कहीं इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ को अब्जॉर्ब करने की स्ट्रेंथ है। तो जैसे ही चीज़ें जो है क्लियर होंगी, जैसे ही गाड़ी हाईवे पे आएगी, आई एक्सपेक्ट कि एक अच्छी रैली, क्योंकि होने का वो वहाँ पे पूरा का पूरा चांस है, क्योंकि पिछला 1-1.25 1.5 साल जो है कंसोलिडेशन फेज में निकल गया है। और कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो स्टार्ट होता है और मैक्रोज इंप्रूव होने शुरू होते हैं, जैसे मैंने बोला इन्फ्लेशन, रेट कट्स और ये सब चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली फिर हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होती हुई दिखेगी और साथ में मार्केट भी जो है अकॉर्डिंगली पॉजिटिव साइड पे रिएक्ट करते हुए दिखी। तो बेस्ट अप्रोच क्या है? SIP कंटिन्यू करें, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते रहें और अच्छे स्टॉक्स जो क्वालिटी फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं, आपको लगते हैं जो लीडर्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करें। ये मेरा व्यू रहेगा बाज़ार के लिए और निवेशकों के लिए। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।